सबसे पहले आप तमाम सुनने वालों को एक भारतीय का प्रणाम। भारत की बेटी के साथ रेप हुआ, बहुत बुरा हुआ। उस बेटी के साथ जो भी हुआ, सोचकर दिल और दिमाग दोनों दहल उठते हैं। कुछ लोगों ने रेपिस्टों को सजा दिलाने के लिए शोर मचाना शुरू किया, जगह जगह पर धरने दिए, मीडिया ने कवरेज शुरू की और उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी भीड़ बढ़ने लगी। हमने नारेबाजी शुरू की, मार्च पास्ट किए, अपनी ही सिक्योरिटी के लिए रखी गई पुलिस से लाठियां तक खाई। जनता का उमड़ा सैलाब देखकर कुछ नेता भी नींद से जागे और अगले चुनाव जीतने के लिए लोगों के दिल में जगह बनाने की खातिर बयानबाजी करते हुए भीड़ में उतरने लगे। बेटी जिंदगी की जंग हार गई। हमने अपनी आवाज बुलंद करके सरकार के कान फाड़ दिए, लेकिन नतीजा क्या निकला? अब तक सरकार हम लोगों के दबाव में आकर उन रेपिस्टों को सजा दिलाने की कोशिश भी कर रही है। हालांकि कोर्ट में उनको बचाने के लिए हमारे कानून के मुताबिक उन्हें वकील भी मिले हैं जो ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि रेपिस्ट शायद इतने बड़े क्रिमिनल्स नहीं हैं कि उन्हें फांसी दे दी जाए। फिर भी शायद उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाए तो जान बख्शने के लिए उनकी ओर से प्रेसिडेंट के पास एक अपील भी जाएगी जो कुछ सालों तक विचाराधीन रहेगी। तब तक हम सब शायद इस घटना को भूल जाएं। जैसे भूतकाल में गुजरी ऐसी कई घटनाओं को मीडिया और हम दोनों भूल चुके हैं। लेकिन इस सारे प्रकरण में हमारी उस बेटी को क्या मिला जिसे इंसाफ दिलाने के लिए हम सब भीड़ बनकर मैदान में उतरे थे? सिर्फ एक दर्दनाक मौत, जिसके लिए कहीं कोई सुनवाई, कहीं कोई अपील भी नहीं हो सकी। आज अखबार पढ़कर देखें तो ऐसा लगता है कि भारत रेपिस्टों का देश है, जहां हर रोज हजारों नहीं लाखों की तादाद में रेप होते हैं। कुछ के बारे में मीडिया को पता चल जाता है, बाकी गुमनाम रह जाते हैं। मीडिया तक आने के बाद में भी जिसे मीडिया एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल करके अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश में जुट जाता है, हम भी उसके साथ जुड़ने लगते हैं और सड़कों पर उतरकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम सब शोक मनाते हुए कहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन साथ ही साथ शाम को थक हार कर जब अपने घर पहुंचते हैं तो हमारी सोच और जबान से निकले हुए अल्फाज दोनों बदल चुके होते हैं। याद करें उन दिनों में जब भीड़ बड़ी थी दिल्ली के अंदर, तो चाय नाश्ते का ठेला लगाने वाला घर पे जाके कहता था, आज मैंने अपना ठेला जंतर मंतर के बजाय इंडिया गेट पर लगा दिया। धंधा ही नहीं हुआ क्योंकि वहां लोग कम थे, जंतर मंतर पर ज्यादा थे, कल वहीं लगाऊंगा। एक आम आदमी घर में जाके बोलता है, बहुत थक गया यार, चलो कोई न्यूज चैनल लगाओ, देखना मैं भी दिखूंगा, बहुत देर तक कैमरा मेरे सामने ही था आज। कोई चैनल वाला अपने घर में जाके अपने बच्चों के सामने बोल रहा होता है कि देखना इस बार हमारे चैनल ने सबसे ज्यादा कवरेज की है, इस हफ्ते की टीआरपी सबसे ज्यादा हमारी होगी और सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हमें ही मिलेंगे। उधर नेता अपने घर में डींगे मार रहा होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन पर लाठियां न बरसाई जाए, पानी की बौछार न की जाए। करना पड़ता है ये सब। आखिर हमको जनता ने चुनकर भेजा है यहाँ सरकार चलाने के लिए, और हम सरकार जनता के हिसाब से थोड़ी ना चलाएंगे। सही तो बात है। लोकतांत्रिक देश में जनता जब एकजुट होकर किसी को मंत्री पद की नौकरी देती है तो वो नौकर अपनी कुर्सी पर बैठते ही खुद को मालिक घोषित कर देता है, और बदकिस्मती से जनता उसे अपना मालिक मान भी लेती है। तो फिर जनता को क्या हक है कि वो अपने उस नौकर से अपने हिसाब से काम कराए? वो नौकर जिसे हम मालिक मान लेते हैं वो खुद के बनाए कानून के मुताबिक काम करेगा। अब उस कानून या कानून के लूप होल्स के बारे में हमें पता हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जब हमने उस नौकर को मालिक मान ही लिया है तो फिर हमें सब कुछ बर्दाश्त करना सीखना होगा। फिर चाहे वो हमारी बेटियों के साथ छेड़खानी हो या रेप, बिना दहेज के चाहे हमारी बेटियों को दिमागी यातनाएं दी जाए या उन्हें जला दिया जाए, उस मालिक के बनाए कानून से हमें 1 साल में इंसाफ मिले या 10 सालों में भी ना मिले,
वो मालिक टैक्स के रूप में हमसे पैसा लेकर हमारे लिए सुविधाएं बढ़ाए या अपने स्विस अकाउंट का बैंक बैलेंस, हमें सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करना सीखना होगा। क्यों? क्योंकि हम 120 करोड़ लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, बिखरे हुए, बटे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिर्फ इन 4 तबकों में ही नहीं, हमें इतना बांटा जा चुका है कि हम आज अपनी भारतीयता खो बैठे हैं। हमें आज ये कहने में गर्व होता है कि हम पंजाबी हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, हम बिहारी हैं, बंगाली, केरलाइट, मद्रासी या जो भी हम मानते हैं, लेकिन अपनी या किसी अपने की जबान से कभी ये सुन लें कि मैं भारतीय हूं, बड़ा अजीब सा लगता है, हंसी भी आती है। इसलिए मालिक बने हुए हमारे ही नौकर हमें आपस में लड़वा कर हम पर राज करते जा रहे हैं और हम सहते जा रहे हैं। नाम मात्र के लोकतंत्र को अगर सही मायने में लोकतंत्र का जामा पहनाकर सत्ता भारत के 120 करोड़ आम आदमियों को अपने हाथ में लेनी है तो हम सबको एक होना होगा, वरना कितना भी शोर मचाते रहें, ना तो हमारे मालिकों की सोच बदलेगी ना हमारी। हम यूं ही पिसते रहेंगे आपस में लड़ लड़ के, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम फिर किसी गैर मुल्क के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, इतिहास अपने आप को स्वयं दोहराता है। सन 1500 के करीब जब हम आपस में बंट के रहते थे तो मुगलों ने हमें अपना गुलाम बनाकर हम पर कई साल तक शासन किया। हमने एक होकर उनको अपने देश से बाहर निकाला, स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन शायद ये स्वतंत्रता हमें ज्यादा समय तक रास नहीं रही। हम फिर टुकड़ों में खुद को बांटने में लग गए। हमारी इस कमजोरी को अंग्रेजों ने भांप लिया और हम पर हुकूमत करने के लिए व्यापार के नाम का सहारा लेकर हमारे देश में वो घुसे और आहिस्ता आहिस्ता हमें अपना गुलाम बना लिया और हम पर हुकूमत करने लगे। हम अपने अपने तबकों को भूलकर फिर से एक हुए और हमने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालकर स्वतंत्रता हासिल कर ली। लेकिन इस बार हम में एक नया बदलाव आने लगा। आम आदमी देश के नाम पर अपने नेता के कहने पर कुर्बानी देना सीखने लगा और नेता आम आदमी को अलग अलग तबकों में बांटकर उस पर हुकूमत करना सीखने लगा। और ये सीख उस नेता ने ली उन अंग्रेजों से जिनके तौर तरीकों से वो खुद बहुत प्रभावित हो चुका था। इसलिए उसने हमें फिर से बांटा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हम पहले से ही थे। अब हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, मेजॉरिटीज और पता नहीं किस किस तरह से बांट दिया गया। अफसोस इस बात का नहीं है कि हुकूमत करने वालों ने या हुकूमत की करने की इच्छा रखने वालों ने हमें बांटा। अफसोस इस बात का है कि हमारी सोच इतनी गुलाम परस्त हो गई कि हम बिना किसी विरोध के बढ़ते चले गए। एकजुट होकर रहना हमने सीखा ही नहीं। याद करें, प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ा था कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है। ये सबक हम सब पढ़ चुके हैं, आज अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक उस कहानी के सबक को अपनी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बना पाए। इसलिए शासन करने वाले हमें तोड़ते आ रहे हैं और हम खुशी खुशी टूटते जा रहे हैं। जिस दिन लकड़ियों के गट्ठे की तरह हम सब एक होना सीख लेंगे, उस दिन वास्तविक रूप में आजादी का जश्न हम मना पाएंगे। उस दिन के बाद बनेगा सही मायनों में भारत एक लोकतांत्रिक देश। आम आदमी करेगा राज और सही मायनों में नेता बनेंगे लोगों के सेवक। और जब ऐसा होगा तब न कोई गरीब होगा, न अमीर, न हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होंगे, न उन्हें दहेज के लिए जिंदा जलाया जाएगा, न हमें भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लड़ने की जरूरत पड़ेगी, न ईमानदारी सीखने की। तब जन्म होगा उस भारत का जिसे देखने के लिए शहीदों ने दी थी कुर्बानी। वरना सैकड़ों सालों की तरह हम यूं ही शोर मचाते रहेंगे और पिसते रहेंगे, होगा कुछ भी नहीं।
जय हिंद।